साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रश्न बैंक के अध्याय 14 जयगणों की। इसमें जो प्रश्न बैंक में जो प्रश्न है उनमें पहले देखें आप ऑब्जेक्टिव से प्रश्नों की। तो पहला है सही विकल्प वाला प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन है किस तरह का प्रोटीन है। जैसा आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन गोलिकाकार यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसमें इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको पता है कि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। जो थायमिन है वो डीएनए में पाया जाता है। आपको ज्ञात होगा डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन पाया जाता है। इसमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा ऑक्सीजन का अभिगमन करता है। आपको पता है ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है हीमोग्लोबिन। ये गोलिकाकार प्रोटीन है। दूसरा जो भाग है वो है एक वाक्य में उत्तर देने का। तो इसमें पहला प्रश्न है शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा प्रोटीन की कमी से कुपोषण रोग होता है। इसको एक को मरासमस कहते हैं, दूसरा है क्वाशियोरकर। ये कुपोषण जन्य रोग होते हैं। दूसरा प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी होता है। आपको पता ही है ये तो फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने में के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा प्रश्न है दो एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है। तो दो एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बने बंध को हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी वाला जो आपका प्रश्न है उनमें तीन ऑप्शन हैं, तीन चीज़ें हैं। प्रोटीन की संरचना आपको पता है पेप्टाइड बंधों से होती है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज है और द्विकुंडल संरचना डीएनए की होती है। इस तरह से ये सही जोड़ियाँ बना सकते हैं आप। अब हैं कुछ 3 अंक वाले प्रश्न हैं, तो इनमें बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है अनावश्यक यानी एसेंशियल और अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल क्या होते हैं। प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल वे होते हैं जो मनुष्य के शरीर में संश्लेषित नहीं होती है, इसलिए इनको भोजन में बाहर से लेना आवश्यक होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इसकी जो संख्या में 10 होते हैं। इनमें 10 में ये हैं बेलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन, मेथायोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, एस्टिडीन। ये 10 है, इनमें आपको कोई भी 2 लिख देना है। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल। वे ऐसे अमीनो अम्ल जो कि मनुष्य के शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, इसलिए इनको बाहर से यानी भोजन में लेना आवश्यक नहीं होता है। इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये भी संख्या में 10 होते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामीन, एस्पारागोन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसिन और प्रोलीन। ये जो 10 हैं ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। ये मनुष्य को बाहर से लेना आवश्यक नहीं होती, मनुष्य के शरीर में स्वयं संश्लेषित हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डीएनए अंगुली छापन एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। ये वर्तमान में अपराधियों की पहचान में और पैतृकता की पहचान में प्रयुक्त होती है। तो जो डीएनए अंगुली छापन इस बेस पे आधारित है, इस चीज़ पे आधारित है कि किसी मनुष्य के डीएनए में क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। इसे ज्ञात करना ही डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। इस अद्वितीयता के आधार पर ही हम इसका उपयोग करते हैं। अंगुली छापन इसलिए कहते हैं कि पहले बहुत समय तक मनुष्य की अंगुली की छाप ही उसकी अद्वितीय पहचान के रूप में प्रयुक्त होती रही है, किंतु वर्तमान में
कई अपराधी, कई लोग चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा द्वारा अपने जो अंगुली की छाप है उनको चेंज करा सकता है। ऐसे में जो डीएनए है वो अद्वितीय पहचान होती है। आइए उसकी कुछ विशेषताएं देखें। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के लिए यह अनुक्रम समान होता है, इसलिए किसी भी कोशिका से मनुष्य की पहचान निर्धारित की जा सकती है। माने चाहे वो बाल की कोशिका हो, चाहे त्वचा की कोशिका हो, चाहे रक्त की कोशिका हो, सभी में जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, इसलिए उसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है इसकी, इसमें चिकित्सा द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी इसमें मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। तीसरा है, प्रजाति समूह या सगे संबंधियों में कुछ अंश तक ही समान अनुक्रम वाले होते हैं, जिससे रक्त संबंधी और प्रजाति संबंधी पहचान की जा सकती है। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। वैसे तो डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, इनके रासायनिक गुण अपने कोर्स में नहीं है और इनका बहुत ज़्यादा वर्णन इसमें नहीं किया गया है, फिर भी सामान्य रूप से हम इसके जो विकृतीकरण हैं उसको हम ले सकते हैं। जब डीएनए और आरएनए की जो कुंडलियां हैं वो ताप बढ़ाने या पीएच बढ़ाने से खुल जाती हैं और उनका जो स्वरूप है वो विकृत हो जाता है, इसको हम विकृतीकरण कहते हैं। जो डीएनए का विकृतीकरण होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा या ताप बढ़ाकर किया जा सकता है। ऐसे में इनके अंदर बने जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और कुंडली अलग अलग हो जाती हैं। इस ताप को हम मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। अम्लों की क्रिया से भी विकृतीकरण हो सकता है। जब पीएच घटाते हैं यानी अम्लों की क्रिया करते हैं तो जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो ग्लूकोसाइड बने होते हैं, जो ग्लूकोडाइएस्टर बंद होते हैं, वो टूट जाते हैं और जो शर्करा और प्यूरिन के बीच में, माने जो शर्करा और प्यूरिन क्षारक है उनके बीच में जो ग्लाइकोसाइड एक बंद होते हैं वो भी टूट जाते हैं। यदि हम क्षारों की क्रिया कराएं तो पीएच बढ़ जाता है और पीएच बढ़ने पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, क्योंकि पीएच बढ़ाने से द्रवता परिवर्तित होती है और अम्ल की क्रिया हो चाहे क्षारीय क्रिया हो, डीएनए का जो डबल स्टैंड रचना होती है वो सिंगल स्टैंड में बदल जाती है। अगर हम इसको लवणीय जल में रखें डीएनए आरएनए को, तो इसमें क्या होता है, चूँकि जो मिनरलाइज्ड वाटर होता है उसमें कुछ आयन होते हैं, वो भी आयन, इनके जो फास्फेट आयन होते हैं, फास्फेट आयन को उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण इनका जो डीनेचुरेशन है यानी विकृतीकरण है वो धीमा हो जाता है। क्योंकि इनमें फास्फेट जो आयन होते हैं जिनमें ऋणावेश होता है, ये आवेश हम अन्य जो लवण हैं उनमें जो धनावेशित लवण होते हैं यानी धनायन होते हैं उनसे ये उदासीन हो जाता है, जिससे विकृतीकरण क्रिया धीमी हो जाती है। यानी जो नमकीन जल है उसमें विकृतीकरण धीमा होता है। यानी कि विलेयता भी अपन तुलना करना चाहें तो जल में आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक विलेय होता है और आरएनए की जो विकृतीकरण की प्रोसेस है वो भी धीमी होती है, यानी आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक स्थायी होता है। और एक और है विशेषता, आरएनए जल्दी रीनेचुरल्ड यानी उसको दोबारा कुंडली संरचना बन जाती है। डीएनए का रीनेचुरेशन काफ़ी देर में होता है। यदि हम हाइड्रोफोबिक और कोई मटेरियल ला दें तो उसका जो रीनेचुरेशन आसानी से हो जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं, एक तो संरचना के आधार पर, दूसरा होता है उसके जलावरण के आधार पर। संरचना के आधार पर आप इनको हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक तो रेशेदार यानी फाइबरस प्रोटीन और दूसरे होते गोलिकाकार प्रोटीन यानी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं। यदि कुछ समांतर श्रृंखलाएं होती हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध से ये जुड़े रहते हैं। जैसे ऊन, बाल इत्यादि में पाए जाने वाला केराटिन, मांसपेशी में पाए जाने वाला मायोसिन इसके उदाहरण है। दूसरा प्रकार है गोलिकाकार यानी ग्लोबुलर प्रोटीन। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो कुंडलित होकर के गोलिका आकार ग्रहण कर लेती हैं, जैसे इंसुलिन है, एल्बुमिन है,
ये गोलिकाकार प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इनकी तृतीयक संरचना होती है कुंडक संरचना में होती है। जो दूसरा आधार है जल गठन के आधार पे, तो सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। ऐसे प्रोटीन जो जल अपठन पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। ये इनके उदाहरण में एल्बुमिन आ जाता है, हिस्टोन आ जाता है। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन यानी कॉन्जुगेट प्रोटीन, जल अपठन पर अल्फा अमीनो के साथ साथ एक प्रोस्थेटिक समूह भी देते हैं, जैसे लिपोप्रोटीन है या क्रोमोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन आपको पता है लिपिड्स में पाया जाता है, क्रोमोप्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन में, और उसमें क्लोरोफिल में पाया जाता है क्रोमोप्रोटीन। हत्वक प्रोटीन भी कह सकते हैं अपन इसको। तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये सरल अथवा संयुग्मित जो प्रोटीन होते हैं उनके अंश जल अपठन से प्राप्त होते हैं। इनके उदाहरण है प्रोटीओज और पेप्टोन्स। प्रोटीन और मनुष्य के शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ये मनुष्य के जो शरीर है, जैव जीवों का जो शरीर है उसके मुख्य संरचनात्मक घटक के रूप में प्रोटीन होता है। उसका झिल्ली का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो भी प्रोटीन होता है। इसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा इसका काम है जैविक उत्प्रेरकों के रूप में। जो सामान्यतः सभी जो जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो एंजाइम कहलाते हैं, वो प्रोटीन ही होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण काम है इसका नियंत्रण और समन्वय है। नियंत्रण और समन्वय के लिए रूप में जो हार्मोन काम करते हैं, हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, वो भी एक प्रकार के प्रोटीन ही है। इस तरह से ये प्रोटीन जैविक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। 5वां प्रश्न है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है? तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, जब प्रोटीन को अधिक ताप या पीएच परिवर्तन करते हैं तो उसका जो प्राकृतिक प्रोटीन है उसकी संरचना में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण इसकी जो जैविक सक्रियता है ये उसको खो देता है। इसे ही हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जो प्रोटीन का विकृतीकरण या तो ताप के द्वारा होता है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होता है। ताप बढ़ाने पे, रासायनिक परिवर्तन करने पे प्रोटीन की जो हेलिक्स यानी जो कुंडलित संरचना है या जो गोलिकाबद्ध संरचना है वो टूट जाती है, और इनके बीच बनने वाले जो हाइड्रोजन बंध हैं या जो बाइसल्फाइड बंध हैं वो टूट जाते हैं। जैसे कि अंडे को उबालने पे उसकी जो सफ़ेदी है यानी जो उसका एल्बुमिन है वो इसके अंदर हो जाता है। इसी तरह से दूध में अगर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है तो वो खट्टा हो जाता है और दही के रूप में जम जाता है। इसमें जो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है केसीन, वो जम जाता है। 6वां प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो डीएनए और आरएनए में कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स यानी 2 हेलिक्स होती है, जबकि आरएनए की संरचना सिंगल हेलिक्स होती है यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तीसरा अंतर इसमें अपन ये मान सकते हैं कि जो डीएनए की जो संरचना है उसमें एडिनिन गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन क्षारक होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल क्षारक होता है। चौथा अंतर है डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है, और जबकि प्रोटीन जो आरएनए है वो प्रोटीन की निर्माण और सूचना के आदान प्रदान का काम करता है। इसी आधार पर आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जबकि डीएनए एक ही प्रकार का होता है। और एक और अंतर है नाभिक में, जो डीएनए है वो नाभिक में ही पाया जाता है सामान्यतः, जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और क्रोमोसोम में भी पाया जाता है। इस तरह से डीएनए और आरएनए में अंतर हैं। काफ़ी अंतर लिख सकते हैं आप, इनमें से कम से कम 3 अंतर आपको लिखना चाहिए।